जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है, जो द्विवर्षीय सत्र 2024-26 के लिए है। सीईटी बीएड 2024 टेस्ट सीरीज है और साथ में क्वेश्चन बैंक भी। क्वेश्चन बैंक मैंने पहले ही करा दिया है 6 और उसका मास्टर वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है जैसे ये खत्म होगी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आज जो होने वाली है हम लोग का क्रम रहेगा 6वां। टेस्ट सीरीज नंबर रहेगा 6, लेकिन क्रम में देखा जाए तो हम लोग 12वें नंबर सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलने वाली है। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलिए इस 120 क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका बहुत ही जल्द मैराथन क्लासेस आने वाली है जीके जीएस का, है ना। जीके जीएस का बहुत ही जल्दी मैराथन क्लासेस आएगी। प्लस में फिर रीजनिंग का अलग आएगी, प्लस में फिर जो शिक्षण शैली है उससे अलग आएगी, है ना। तो सभी सेक्टर का अलग अलग मैराथन क्लासेस आने वाली है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो देख रहे हैं आ चुके हैं हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 6 पे आ चुके हैं, जिसमें पहला सेक्शन क्या बनता है, जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन का। तो आइए हम लोग इस जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन के पैसेज को केयरफुली पढ़ते हैं और आंसर इसका बनाते हैं। देखिए क्या है इसमें पैसेज। देखिए इसमें पैसेज बोल क्या रहा है, डायरेक्शन दिया है 1 से 5 तक क्वेश्चन बनने वाला है। रीड अ पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए क्या है बोल रहा, अकॉर्डिंग टू अ ग्रीक लीजेंड। क्या चीज बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू अ ग्रीक लीजेंड अ मैन हैड अ वाइफ नेम्ड पंडोरा। देखिए एक ग्रीक कथा के अनुसार बताना है आपको। ग्रीक कथा के अनुसार दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति की जो है पेंडोरा नामक एक क्या थी, पत्नी थी। देयर वॉज नो अदर वोमेन ऑन अर्थ एट द टाइम। मतलब बताया जा रहा है कि उस समय कोई भी दूसरी औरत नहीं थी। कहाँ पर, पृथ्वी पर। उस समय कोई दूसरी औरत नहीं थी पृथ्वी पर। सी हैड अ बॉक्स गिवन बाय जुपिटर किंग ऑफ द गॉड्स। मतलब राजाओं के जो, देवताओं के जो राजा हैं जुपिटर, उनके द्वारा दिया गया है एक बॉक्स। ठीक है ना, उनको दिया गया है एक बॉक्स। विद इन इट वेयर सूट ऑफ ऑल द बॉक्स फेरीज हुज मेक मेन हैप्पी। इस बॉक्स में क्या थी, तो इस बॉक्स में उसके भीतर सभी जो है अच्छी परियां बंद थी, जो पुरुष को क्या करती थी, खुश करती थी। पंडोरा डिड नॉट नो दिस। मतलब पंडोरा को इसके बारे में नहीं कहा गया था या नहीं पता था। बट सी वॉज आस्क्ड नेवर टू लुक इनटू द बॉक्स। बट वो क्या करती थी, और उसे क्या करना था, यह कभी उसको, उसे कभी बॉक्स में देखने के लिए भी नहीं कहा गया था। वन डे हर क्यूरियोसिटी गॉट अ बेटर ऑफ हर। मतलब उसकी एक दिन क्या होती है, जिज्ञासा बहुत ही जगती है। एंड सी लेफ्ट इन द लीड व्हेन ऑल फेरीज कम आउट एंड फ्लीव अवे। अब वो क्या करती है, एक दिन उसकी जिज्ञासा जब जगती है तो वो उस बॉक्स को ओपन करती है, और जैसे ही ओपन करती है तो उसमें से जितने फेरीज थी, मतलब जितने भी परी थी, वो सभी क्या होती है, बाहर निकल आती है, फ्लीव अवे। Only the sweet fairies of hope was left when Pandora closed the box। जब पंडोरा क्लोज करती है बॉक्स को तो मात्र एक परी रह जाती है, और वो कौन सी परी है, स्वीट परीज है। तो ये स्वीट परीज मात्र एक रह जाती है जब वो बंद करने जाती है, यानी प्यारी परी बस बच जाती है। ठीक, बट ऑल द अदर्स वेयर लॉस्ट द मैनकाइंड फॉर एवर। अब जो सभी जो थी, लेकिन जो सभी बाकी सभी थी, वो मानव जाति के लिए क्या होती है, हमेशा के लिए खो गई है। तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखें। क्वेश्चन क्या बनना है कि व्हाट वेयर शुड अब विद इन द बॉक्स, यानी बॉक्स के भीतर क्या बंद थे, क्या बंद थे। अभी आपने देखा कि वो जुपिटर भगवान के द्वारा दिया गया था, जिसमें सभी परियां थी। तो ऑल द गुड पेरिस, मतलब सभी अच्छी परियां थी। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंडोरा न्यू दैट इफ सी लिफ्टेड द लीड द पेरिस द फेरीज वुड फ्लीव अवे। दिस सेंटेंस
मतलब पेंडोरा को क्या यह पता था कि अगर वह ढक्कन उठा देगी तो परियां भाग जाएंगी? पता था? नहीं, उसको नहीं पता था। तो आंसर क्या बनेगी? राइट आंसर बी, फॉल्स। उसे पता ही नहीं था, इसके बारे में कुछ नहीं पता था ना, तो आंसर बनेगी बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज पेंडोरा आस्क्ड टू डू? पेंडोरा को क्या करने के लिए कहा गया था? क्या करने के लिए कहा गया था? तो उसे कहने के लिए नॉट टू ओपन द बॉक्स, मतलब बॉक्स को खोलने के लिए उसे नहीं कहा गया था। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हर क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हर, व्हाट डज इट मीन्स? की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वह बॉक्स में देखने की अपनी इच्छा को रोक नहीं सकी। तो आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शी कुड नॉट राइज हर डिजायर टू लुक इनटू द बॉक्स। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखें कि व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम द पैसेज, यानी ये जो पैसेज दिया है इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है, क्या निकाला जा सकता है? कैन बी कंक्लूज्ड, तो इसका निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि पुरुष जो है शुरुआत में खुश थे और दुख उन्हें बाद में मिला। तो आंसर क्या बनेगा? मेन वेयर हैप्पी इन द बिगनिंग, सॉरो कम टू द देम लेटर। आंसर बनेगी राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया है 6 to 8 क्वेश्चन बनने वाला है, इससे फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सेंटेंस क्या है? दिस डिस्काउंट कूपन्स आर डैश फॉर ओनली 6 months फॉर द फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी यह डिस्काउंट कूपन जो है जारी केवल 6 महीना के लिए है ना, होने की तारीख से है। तो आंसर क्या बनेगी यहाँ पे? आंसर बनेगी हमारी राइट आंसर ए, वैलिड। दिस डिस्काउंट कूपन आर वैलिड फॉर ओनली 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगला देखिए, आई एम ट्राइड डैश रिमेनिंग योर टू क्लीन योर रूम। क्या बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ डैश तुम्हें अपना कमरा साफ करने की याद दिला रहा हूँ। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा ऑफ, आई एम ट्राइड ऑफ रिमेनिंग यू टू क्लीन योर रूम। आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, माई एम्प्लॉयर्स डैश माई सैलरी लास्ट ईयर। माई एम्प्लॉयर मतलब जो मेरे नियोक्ता हैं वो पिछले वर्ष मेरा वेतन क्या करते हैं? मेरा वेतन उठाते हैं, राइज करते हैं ना, तो आंसर बनेगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है सेंटेंस देखें, अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव्स, यानी ये जो दिया गया समूह है इसमें क्या बोल रहा है कि अपने रिश्तेदारों पर अनुचित उपकार करना, उसे क्या बोलते हैं? अपने रिश्तेदारों पर अनुचित उपकार करना, यानी आंसर बनेगा हमारा बी, नेपोटिज्म कहलाता है, यानी भाई भतीजावाद कहलाता है। अगला प्रश्न देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है? अ जेंटल सॉन्ग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, यानी कि एक बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गाना या गीत कौन होता है? तो वो होता है, क्या होता है वो होता है लुलेबी। आंसर बनेगा डी। लुलेबी मीन्स क्या होता है? लोरी, यानी बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला लोरी। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या दिया हुआ है कि योर क्यूज इज एज अ गुड एज माइन, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दिया है कि उत्तर के बारे में कोई विचार नहीं आना। उत्तर के बारे में क्या? कोई विचार नहीं आना, उतना ही अच्छा जितना मेरा, आपका अंदाज उतना ही अच्छा है जितना कि मेरा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा इसका राइट आंसर बी, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, यानी कि उत्तर का कोई अंदाज न होना।
अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है? फ्लाई द नेस्ट। फ्लाई द नेस्ट मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया? फ्लाई द नेस्ट मीन्स होता है घोंसला उड़ो। घोंसला क्या? उड़ो। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? फ्लाई द नेस्ट का आइटम आंसर बन जाएगा इसका राइट आंसर बी। यानी क्या होगा? घोंसला उड़ो का क्या बोलेंगे कि बच्चे अकेले रहने के लिए अपने माता पिता का घर छोड़ देते हैं। तो आंसर बनेगा चिल्ड्रन लिव्स देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन। आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? सबटल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जटिल। क्या होता है इसका मतलब? जटिल होता है। तो जटिल का एंटोनिम क्या बनेगा? आंसर बताइएगा। आंसर बनेगा इसका हर्ष। राइट आंसर बी बनेगा यानी कठोर। अगला देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? स्टर्न। स्टर्न का साइनोनिम क्या बनेगा? यहाँ पे स्टर्न का साइनोनिम बन जाएगा आपका राइट आंसर बी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त हो जाएगा। अगला देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? प्रोवेक। प्रोवेक मीन्स होता क्या है? प्रोवेक मीन्स होता है उकसाना। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बनेगा डी इनरेंज। इसका मतलब होता है क्रोध। आंसर बनेगा डी। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला जो सेक्शन आता है हमारा सामान्य हिंदी का आता है ना। सामान्य हिंदी में देखते हैं पहले क्या दिया है हमारे पास। गद्यांश दिया है, उसे पढ़ना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश को। क्या दिया है कि औद्योगिक क्रांति के पूर्व प्रदूषण का स्तर 280 ppm था, जो वर्तमान में लगभग 400 ppm हो गया है। कार्बन उत्सर्जन, औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा प्रदूषण के परिणाम स्वरूप ओजोन परत पतला हो रहा है तथा हानिकारक किरणें धरती पर पहुंच रही है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि हिमनद तथा ध्रुवीय प्रदेश की बर्फ पिघल रही है और नदियां सूख रही है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और कयामत का संकेत दे रहा है। भारत का दावा है कि 2030 तक यह कार्बन उत्सर्जन में 40% कटौती करेगा। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग धरती के लिए खतरा है तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर पश्चिमी देश विकासशील देशों में स्वच्छ तकनीक का हस्तांतरण करें तो यह समस्या पर काबू पाया जा सकता है। तो देखिए इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या है कि धरती के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा कौन सा चीज बताया गया है? कौन सा चीज बताया गया है? तो वह है समुद्र का जल स्तर बढ़ना। आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में किसको पीपीएम बढ़ने से खतरा नहीं है? किसको खतरा नहीं है? तो आंसर डी बनेगा, सूर्य को खतरा नहीं है। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखें। तो उपयुक्त अवतरण का सही शीर्षक क्या होगा? इसका सही शीर्षक होगा क्या? वैश्विक ताप। आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में कौन उपचारात्मक विधि नहीं है? कौन उपचारात्मक विधि नहीं है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी पूंजी निवेश। राइट आंसर बी बनेगा पूंजी निवेश। अगला देखें कि अवतरण में प्रयुक्त शब्द कयामत का समानार्थक कौन सा शब्द है? कयामत का समानार्थक शब्द कौन है? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर जी आपदा। राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए आपको बताना है इसमें संधि चुन के 21 से लेके 23 तक इसमें संधि का नाम बताना है आपको, है ना। देखिए पहला क्या है? परमौषध। परमौषध में कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? इसमें स्वर संधि है। आंसर बनेगा सी। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अगला देखिए वधुत्सव। वधुत्सव में कौन सी संधि है? तो इसमें भी स्वर संधि है। आंसर ए बनेगी, ए राइट आंसर होगी। अगला देखिए निस्तार। निस्तार में कौन सी संधि है? निस्तार में विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी होगी विसर्ग संधि।
अगला क्वेश्चन देखिए, 24 से लेके 26 तक बनेगा। इसमें बताना है, समानार्थक शब्द चुनना है आपको, है ना। भार्या, भार्या का समानार्थक क्या होता है? पत्नी। आंसर बनेगा डी, पत्नी होगा। पत्नी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? गृहिणी होता है, अर्धांगिनी होता है, दरा होता है, जोरू होता है, गृह लक्ष्मी होता है। अपवर्ग, अपवर्ग का समानार्थी क्या होगा? अपवर्ग का होगा संसारिक। आंसर बी बनेगा। गिरी, गिरी का समानार्थक शब्द क्या बनेगा? गिरी का समानार्थक बनेगा पहाड़। आंसर ए बनेगा। अगला जो है 27 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बनने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों के देवता के लिए लेखक कौन है? गुनाहों के देवता के लिए लेखक कौन है? तो आंसर बनेगा सी, धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती है गुनाहों के देवता के लेखक। धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यास और भी है, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, है ना, और उनकी कहानी है अन कहानी। अगला देखिए, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। आंसर डी बनेगा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला देखिए, नगर लड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नजर लड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा यहाँ पे प्रेम से, प्रेम में पड़ना। आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने कभी सूर्य को न देखा, जिसने कभी सूर्य को न देखा है उसे बोलेंगे असूर्य पश्चा। आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खंड नंबर 3। इसमें तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन है, जिसे हम लोग रीजनिंग बोलेंगे। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है, दिया क्या गया है कि अक्षरों के उस संयोजन से चयन करें जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने के लिए दी गई श्रृंखला को पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए ए बी, उसके बाद क्या आने वाली है, फिर ए सी, फिर क्या, फिर ए डी ई, फिर क्या, फिर ई एफ, फिर अगला है ए डैश जी। तो इसमें कौन सी फुलफिल करेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट आंसर बी यहाँ पे फुलफिल करेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन होगा? कौन होगा? तो आप देखेंगे कि जब उल्टे क्रम में करिएगा ना तो 13वां अक्षर एन आता है। अब एन का पूछ रहा है दाईं और 5वां अक्षर कौन होगा, तो स्वाभाविक बात है वो कौन आएगा? वो आई आएगा। तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः 70 और 7, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता है 70 गुने 7/35 करीब, 35 दूना 70 यानी 7 दूना 14। आंसर आएगा आपका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखें, 10 सेब के नमूने में एक सेब के औसत भार का गणना जो है 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार जो है 20 ग्राम कर दिया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा, ये हमें बताना है। तो क्या होगा? तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पे सीधे रखिए कि औसत भार निकालना है, यानी 104, ठीक है, प्लस 20 गुने 10 बट्टे 10 होगी। अब इससे ये कैंसिल, यानी 104 प्लस 20 कितना हो जाएगा टोटल? 124। तो आंसर क्या बन रहा है? राइट आंसर 124 ग्राम। आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, पश्चिम की ओर 9 मीटर, यस यस जो है पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है, ठीक है, 9 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह क्या मुड़ता है? दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, दाएं मुड़ जाता है, 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, 2 मीटर चला, 2 मीटर चला बाएं मुड़कर, एक बार पुनः वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, मतलब 10 मीटर चला यहाँ तक। अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है? तो ये नीचे दिख रहा है, यानी दक्षिण। आंसर बनेगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें खाली स्थान पे बताना है कि क्या आने वाला है। 3 से 6 से 5 12, तो अगली संख्या क्या आएगी? तो क्या आएगी? जैसे देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि 6 आप उठाइए तो 6 से 12, 12 से 12 दूना 24, 24 दूना 48, है ना, ऐसे है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 या 2 5, 5 या 2 क्या होना चाहिए? 7, 5 या 2 7 ही होना चाहिए ना। फिर 7 या 4 11, 11 या 4
13 होनी चाहिए ना, तो आंसर क्या बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 600 से 650 702, तो ये यहाँ पे क्या आने वाली है, जो 812 आई है, तो क्या आने वाली है यहाँ पे देखिए 600 से 650 मतलब 50 बढ़ गई है, 650 से 702 यानी कितनी बढ़ गई 52, तो यहाँ से 50, यहाँ से 52, अब अगली बार 54 ही तो बढ़ेगी ना, तो 54 बढ़ेगी तो कितना आ जाएगा 756, आंसर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे कि 86 42 तो अगली संख्या क्या आएगी, तो अब देखेंगे क्या कि हाफ ऑफ करिएगा ना, इसका हाफ ऑफ में से एक घटा दीजिए, ठीक, हाफ ऑफ में से एक घटाइए तो 42, फिर इसमें से हाफ ऑफ में से एक घटाइएगा तो 41 में से इसका हाफ ऑफ निकालिए, हाफ ऑफ मल्टीपल करिएगा, उसमें से क्या करना है आपको, एक में यहाँ तक घटाए हैं इसमें ऐड करना है, इसमें फिर घटाना है, फिर अगला में ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगी हमारे पास राइट आंसर बी आएगी 6। अगला प्रश्न देखिए कि 1.11 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में व्यक्त कितना है, तो उसे कैसे करेंगे हम लोग, तो टोटल जो आ जाएगा हमारे पास कितना 1 घंटे 6 मिनट 36 सेकेंड आएगा, आंसर क्या बनेगा राइट आंसर हमारा डी बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है हमारे पास 0.11 इसे हम लोग 60 मिनट से मल्टीपल कर देंगे तो 6.6 आएगा ना मिनट में, और 6 मिनट यानी 36 सेकेंड के इक्वल होता है। कि गज्जो उमरा की माता है, मुन्नी सुमो की माता है, सहीदा हिफजान के पिता है, मुन्नी हिफजान की बुआ और उमरा की मौसी है, गज्जो का शाहिद से क्या संबंध है, तो गज्जो का शाहिद से क्या संबंध है कि बहन है, आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के हमें कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो आइए हम लोग बनाते हैं कथन और निष्कर्ष। बोल क्या रहा है कि सभी बच्चे जो हैं बोतल है, सभी बच्चे क्या है, सभी बच्चे बोतल है, सभी बच्चे बोतल है। नेक्स्ट क्या है, कोई बोतल बुद्धिमान नहीं है, कोई भी बोतल बुद्धिमान नहीं है। निष्कर्ष है कि सभी बोतलें बुद्धिमान है, सभी बोतलें क्या बुद्धिमान है, तो नहीं, पहला ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखें कि कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं, कोई भी बच्चा बुद्धिमान नहीं, ये बात सही है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, सिर्फ केवल और केवल निष्कर्ष दो पालन हो रहा है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट एक और है कि सभी जानवर पक्षी है, सभी जानवर जो है क्या है पक्षी है, कुछ जानवर जो है घड़ियां हैं, कुछ जानवर क्या है घड़ियां हैं, कुछ जानवर घड़ियां हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है, सभी पक्षी जानवर है, सभी पक्षी जो है क्या जानवर है, ये बिल्कुल गलत है, सभी जानवर पक्षी हो सकते थे। नेक्स्ट देखें कि कुछ घड़ियां जानवर है, कुछ घड़ियां जानवर, ये बात सही है, यानी ये भी क्या निकल रहा है, केवल निष्कर्ष दो पालन कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जो हमें बताना है, जैसे पहले दूसरा से तो तीसरा चौथा से होना चाहिए। शून्य जो है क्या है संख्या है, तो वैसे ही कौन से करेगा, बृहस्पति क्या है ग्रह है, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी। इसमें बताना है खाली स्थान पे क्या कौन सी ग्रुप आने वाली है, तो अब देखेंगे ए के बाद बी सी डी, तो अगला जो आएगी वो ई ही आएगी, ठीक है। ए के बाद डी 3 बढ़ा, डी के बाद 9, यहाँ से कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, फिर यहाँ से 9 के बाद 16, तो कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया, वैसे ही यहाँ से 7 बढ़ेगा, तो 7 बढ़ेगा मीन्स कितना बढ़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए बी के बाद ई यानी 3 बढ़ा, फिर 3 यहाँ से कितना बढ़ा, ये 5 पे होती है और ये 10 पे होती है, 5 बढ़ा, यहाँ से 3 यहाँ से 5, तो यहाँ से कितना बढ़ा है 7, तो अगला बढ़ेगा 9, तो 9 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा जेड, यानी ई वाई जेड, कौन सा है ई वाई जेड, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी। अगला देखिए ए सी एफ, तो यहाँ पे क्या आने वाली है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ए से जी बढ़ी है, ए से हमारा जी बढ़ा है, कितना बढ़ा है 6, ठीक है, फिर जी से एम बढ़ा है, जी से यहाँ से जी से यदि हम 6 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा मेरा एम आएगा, ठीक है, फिर एम से 6 बढ़ाएगा तो 19, मतलब एस आएगा ही आएगा, यानी एम से स्टार्ट होने वाला एक ये है या तो ये, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी तो होने वाला है नहीं, तो ऑप्शन डी या तो ए। अब नेक्स्ट देखिए
दोनों में ओ है तो दोनों में ओ आएगा ही, लास्ट वाला सीधे हम लोग देख देते हैं। एफ से एल गया, यानी 6 से 6 इंक्रीज किया, ठीक है। फिर यहाँ से 6 से कितना इंक्रीज करना चाहिए, 6 ही, क्योंकि 6 दोनों में आया था। फिर यहाँ से 6 इंक्रीज करिएगा तो 24, यानी आएगा आर। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समूह दिया है यहाँ पे B8, 8 के बाद 27, 64, 125, तो अगली संख्या क्या आएगी। देखिए यहाँ पे ये 2 का, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होती है। अब देखेंगे क्या यहाँ पे कि B के बाद H कितना इंक्रीज किया हमारा, 6, फिर यहाँ से कितना इंक्रीज किया, 6, फिर यहाँ से भी 6, तो अगला 6 यानी 26, यानी जेड आंसर बनेगी। राइट आंसर सी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यहाँ पे दिया गया हमारे पास, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। आकाश और पुरु अंग्रेजी और हिंदी में अच्छे हैं। सुमित और आकाश हिंदी और अर्थशास्त्र में अच्छे हैं। सुमित आर्यन और मयंक अर्थशास्त्र और वनस्पति विज्ञान में अच्छे हैं। मयंक और सुमित अर्थशास्त्र और जंतु विज्ञान में अच्छे हैं। आर्यन और पुरु वनस्पति विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छे हैं। तो बताना है क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से अंग्रेजी, हिंदी और वनस्पति विज्ञान तीनों में अच्छे हैं। कौन अच्छे हैं, पुरु जो है सभी में अच्छे हैं। अगला क्या है, इनमें से कौन सा विषय अधिक लोगों का अच्छा है, कितने लोगों का अच्छा है, तो आंसर बनेगा बी। अर्थशास्त्र जो है सभी लोगों का अच्छा है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे वनस्पति विज्ञान अच्छा नहीं है, किसे भी वनस्पति विज्ञान अच्छा नहीं है, तो आंसर बनेगा ए। आकाश का जो है वनस्पति विज्ञान अच्छा नहीं है। इनमें से किसे अधिकतम विषय अच्छा है, किनका है अच्छा, तो सुमित का है। तो ये देखिए, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे बना होगा ना, तो इसके लिए एक आपको बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा ऐसे करके, ठीक है। ये एक डायग्राम होगा, इसमें बताना होगा कि इनकी जो, जैसे यहाँ पे मेन लिख देते हैं, मेन में कौन कौन है, कितने टोटल पुरुष है, 5 है, ठीक है। 2 3 4 1 5, ठीक है। ये 5 पुरुष है, जिसमें सभी पुरुष, जैसे ये आकाश हो गए, ठीक है, ये पुरु हो गए, ये सुमित हो गए, और आर्यन हो गए, और फिर मयंक हो गए। ये 5 पुरुष दे दिए। अब इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जैसे इंग्लिश ये इनके सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद वनस्पति विज्ञान यहाँ पे है, यहाँ पे, और नेक्स्ट क्या है, जंतु विज्ञान है ना, जंतु विज्ञान। तो यहाँ पे ये सभी बताना है कि जैसे ए आकाश जो है, इनको अंग्रेजी अच्छी है, फिर हिंदी अच्छी है, अर्थशास्त्र भी अच्छी है, वनस्पति विज्ञान अच्छी नहीं है ना, जंतु विज्ञान अच्छी नहीं। ऐसे करके आपको डायग्राम बनानी होगी, इसे पॉज करके आप बनाइएगा, तभी आप सॉल्व कर पाइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 संक्षिप्त नाम दिए गए हैं, किसी न किसी तरह 3 संगत है, एक असंगत बताना है, कौन असंगत है। तो इसमें असंगत आप देखिएगा तो NDA जो है इसमें असंगत है, आंसर ए बन जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें बताना है, इसमें सबसे असंगत डिग्री है, आंसर डी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें विकल्प यहाँ पे चुनना है। देखिए क्या है, अस्थि भंग जो है हड्डी से, तो मोच किससे संबंधित है, अस्थि भंग हड्डी से है, तो मोच किससे है, यह स्नायु से, आंसर सी बनेगी। जिस प्रकार हड्डी के टूटने से अस्थि भंग हो जाती है, उसी प्रकार जो है स्नायु के चिखाव आने से मोच कहते हैं। अगला है, वेन आरेख हमें बनानी है। देखें, फल, कॉफी और पेय, फल, कॉफी और पेय। तो आप देखेंगे क्या, कॉफी जो है एक पेय पदार्थ है ना, लेकिन फल तो अलग होगी, तो आंसर कौन सी बनेगी, राइट आंसर हमारी डी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है कि खाली स्थान पे क्या आने वाला है। तो देखिए 4 और 3, यहाँ पे 49 कैसे आ गया, 4 और 3 का, 4 और 3 को ऐड करिएगा तो 7, 7 का होल स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करिए 6, 6 का 36, 5 3 8, 8 का 64, आंसर सी बन जाएगा। अगला जो सेक्शन आता है हमारा सामान्य जानकारी का। सामान्य जानकारी में क्वेश्चन क्या है, देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा क्षेत्र था, तो वह था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंसर बी बनेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में ही सेल्यूलर जेल है, जो पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय है। काला पानी के अंतर्गत कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना पड़ता था। पोर्ट ब्लेयर में BD सावरकर के नाम पर जेल के एक जो है कक्षा का नाम रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां बृहद बंदरगाह है। तो बता दें कि पोर्ट ब्लेयर में ही BD सावरकर को बंद किया गया था जेल में अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है
कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? किस देश में हुआ था? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। पेट्रोल का उत्पादन सर्वप्रथम अमेरिका में शुरू होता है और पहला अमेरिकी व्यक्ति जो तेल की खोज किए थे वो कौन थे? सैमुअल एम कियरे थे। उन्होंने 1848 कब 1848 1848 में अचानक जो है एलिगी नदी के किनारे जो है पेनिसलानिया में पहला तेल कूप खोदा, लेकिन व्यावसायिक रूप से इनको जो है 1859 में जब एडविन एल ड्रिंक महोदय ने जो है हिस्टोलिन नामक स्थान पर 21.2 मीटर खुदाई करके तेल का उत्पादन शुरू किया। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। किस चट्टान से मिलता है? अवसादी चट्टान से। भारत में प्रथम तेल कुआं कहाँ पे खोदा गया? असम में। भारत में बॉम्बे हाई से 1974 ईस्वी से जापान के सहयोग से सागर जहाज के सहयोग से निकाला जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है? एशिया का मरीज कौन है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर हमारा सी होगा। एशिया का मरीज कौन है? चीन है, ऑप्शन सी होगा। अब देखें, यूरोप का मरीज यदि पूछे तो आप बताइएगा कि तुर्की है ना। यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की है। अब आता है इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कस्तूनतुनिया था। इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तूनतुनिया था। चीन के द्वारा जो है खेलने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। चीन के द्वारा खोलने का श्रेय जो है किसको जाता है? ब्रिटेन को। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा के देश कहा जाता है। म्यांमार को क्या कहते हैं? स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। अगर देखिए, संसार का छत किसे कहते हैं? संसार का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। आंसर ए बनेगा। इस पठार पर जो है लोएस मिट्टी का अधिक विस्तार पाया जाता है। तिब्बत का पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह पठार औसतन 5000 मीटर ऊंचा है। यह उत्तर में कुनलुन एवं दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। अगला है क्या है? मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? क्या है? तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। आंसर बनेगा डी। मोंटेसरी शिक्षा विधि जो है 2 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है। इस शिक्षा के प्रमुख लक्षण, पहला है कि बालकों की स्वतंत्रता पर बल देना, खेल द्वारा शिक्षा पर बल देना, और तीसरा क्या है? बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय रूप से दिए जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवन कालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? किसके लिए प्रदान किया जाता है? वो गणित के लिए। आंसर सी बनेगा, गणित। एबल पुरस्कार 2003 से नॉर्वे की सरकार के द्वारा गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना जो होती है कब होती है? 2002 ईस्वी में। नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे नील हेनरिक एबल की स्मृति में दी गई है। ग्लोबल 500 अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। आंसर बी बनेगा। दास कैपिटल का प्रकाशन होता कब है? 1867 में, 1867 में होता है। द कम्युनिस्ट मैनifesto नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने किया था। अगला प्रश्न क्या है कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? किन नदी के बीच स्थित है? तो आंसर क्या बनेगी हमारी? राइट आंसर बनेगी ऑप्शन सी, सिंधु और झेलम के बीच है। ऑप्शन सी बनेगा। तक्षशिला जो है गंधार महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला में भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय अवस्थित था। 7वीं और 8वीं शताब्दी, 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, और सबसे ज्यादा बार प्रयोग में आया है सिंधु नदी। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक बार उल्लेखनीय नदी कौन सी है? सिंधु है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? हड़प नीति कौन लाया था? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए, डलहौजी लाया था, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य को मिलाया गया राज्य पहला कौन था? तो सबसे पहले सतारा था।
सतारा कब मिलाया था? 1848 में। फिर जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया 1849 में। फिर आया था बघाट 50 में, फिर उदयपुर 52 में, फिर झांसी को 53 में मिला दिया, फिर नागपुर को 1854 में, फिर करौली को 1855 में। लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति द्वारा अंग्रेजों ने राजाओं को दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया था। वर्ष 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ लागू नहीं हो रही थी। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। 1853 में चलाए थे, बम्बई से ठाणे तक। अगला प्रश्न क्या है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? कौन बनवाए थे? तो आंसर बनेगा डी, राणा कुंभा। कौन बनवाए थे? राणा कुंभा बनवाए थे। 1436 में गजनी खां को उसके वजीर ने अपदस्थ कर महमूद शाह की उपाधि से मालवा की गद्दी पर बैठा। उसने मेवाड़ के राणा कुंभ के विरुद्ध जो है अभियान में सफलता का दावा किया। दूसरी ओर जो है राणा कुंभा ने अपनी मालवा विजय का दावा करते हुए चित्तौड़ में 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण कार्य पूरा करवाया और 1433 में मोकल की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र के मिश्रित कोश कहा जाता है। राणा कुंभ ने 4 स्थानीय भाषाएं के 4 नाटकों की रचना की तथा जयदेव के द्वारा रचित जो थी गीत गोविंद, कौन सी? गीत गोविंद पर जो है रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखा। राणा कुंभ की मृत्यु के बाद जो है उदय सिंह प्रथम और रायमल के जो है तदोपरांत राणा सांगा जो है 1508 से लेकर 1528 का शासन किया उन्होंने। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के शासक जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1827 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा मुगल बादशाह बाबर से पराजित हुआ। अगला प्रश्न क्या है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कब खड़ा किया था? तो यह खड़ा किया था 1899 से 1900 ईस्वी में। बिहार में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह होता है। कब? 1899 से 1900 में होता है। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? बिरसा मुंडा करते हैं। जमींदारों, ठेकेदारों और बनियों और सूदखोरों ने समूह खेती की जो है परंपरा पर हमला बोला था। मुंडा सरदार जो थे 30 वर्ष से अधिक समय से सामूहिक खेती के लिए इससे पहले लड़ते रहे थे। मुंडा जो विद्रोह था छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड के क्षेत्र में इस अवधि का जो है सबसे अधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह को जो थे महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जगत पिता जो थे धरती आबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? किसके सम्मान में किया जाता है? तो यह किया जाता है भगवान जगन्नाथ। आंसर बनेगा डी। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ओडिशा के पुरी में पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ विष्णु जी के पूर्व अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। भगवान जगन्नाथ का रथ का नाम जो था नंदी घोष होता है। भगवान जो थे बलभद्र के रथ का नाम जो था जलध्वज होता है। अगला प्रश्न है कि गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? किस शास्त्रीय नृत्य में शैली संपूर्ण थे? तो आंसर बनेगा बी, ओडिसी में। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति जो थी महर्षि संप्रदाय के लोग के द्वारा की गई थी। बृहस्पति मंदिर के शिलालेखों तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में ओडिसी नृत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है क्या स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। आंसर ए बनेगा, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्टेनली जलाशय को मेट्टूर बांध के रूप में भी जाना जाता है। इस बांध का निर्माण कार्य जो है 1925 में शुरू हुई और वर्ष 1934 में पूरा हुआ। बांध की लंबाई जो था लगभग 1615 मीटर और अधिकतम जो था भंडारण की ऊंचाई 120 फीट है। अब देखेंगे क्या कि दंतीवारा बांध ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ेगा? तो गुजरात में पड़ता है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में। बागलीहार बांध जम्मू कश्मीर में पड़ता है। विल्सन बांध महाराष्ट्र में पड़ता है। सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला देखिए कि सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? कौन सा है? नेपच्यून है। आंसर बनेगा ए।
इसे ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी छोटा प्लैनेट। सेरस भी हो जाता है उसी के ग्रुप में। यह हरे नीले रंग के प्रतीत होता है और तथा सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। इसके जो है 14 ज्ञात उपग्रह हैं। कितने उपग्रह है इसके? 14 है। ट्रिटोन इसका प्रमुख उपग्रह है। इसकी खोज जो होती है कब होती है? 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल जॉन गाले ने किया था। इस ग्रह पर जो है मीथेन गैस की अधिकता के कारण यूरेनस नीले हरे रंग के दिखाई देते हैं। शनि के ऊपरी वायुमंडल जो है पीली अमोनिया कणों की परत है से घिरी हुई है, जिसे कारण वो पीले रंग दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपस मेसी है तथा सबसे ऊंची पर्वत जो है निक्सन ओलंपिया है, जो मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? कौन किए हैं? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, प्रणब मुखर्जी। कौन किए हैं? प्रणब मुखर्जी भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित किए गए। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। प्रणब मुखर्जी की किताब जो था द क्लोसियन ईयर्स 1969 से लेकर 2012 तक लिखी गई है। 2012 ये बुक का नाम है। 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में पहली बार चुने गए थे। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा थे। अगला प्रश्न क्या है कि किसी बैंक के निम्नलिखित किस कार्य के साथ जो है आप सपार्श्विक शब्द का संबंध करेंगे? किसके साथ करेंगे? ऋण और अग्रिम की स्वीकृति के। आंसर ए बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? कौन किए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। आंसर बनेगा सी। लाहौर अधिवेशन 1940 में होता है, अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। मुस्लिम लीग अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1940 में लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्र का सिद्धांत का प्रस्ताव पारित हुआ। 1943 में कराची में मुस्लिम लीग की बैठक अंग्रेज भारत बांटो और भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है, रैतवारी प्रथा जो है शुरू की थी, कौन शुरू किया था? टॉमस मुनरो। आंसर ए बनेगा। रैतवारी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो को माना जाता है। रैतवारी व्यवस्था 1792 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर जो है 12 महल क्षेत्रों में शुरू की गई थी। रैतवारी व्यवस्था जो मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। रैतवारी व्यवस्था जो थी ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 51% भूभाग पर लागू थी। रैतवारी व्यवस्था में लगान वसूल किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया था। रैतवारी व्यवस्था की उपज जो थी 55% तक लगान के रूप में सरकार को देना पड़ता था। रैतवारी व्यवस्था में प्रत्येक 20 से 30 वर्ष के बाद समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में स्थानीय शाश्वता शासी संस्थाएं जो है 1882 में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। आंसर बनेगा बी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। रिपन जो 1880 से लेकर 84 तक वायसराय था भारत का। लॉर्ड रिपन जो है उदारवादी दल का सदस्य था। लॉर्ड रिपन ने कलकत्ता में संबोधन में कहा था कि आप मेरा मूल्यांकन मेरे शब्दों से नहीं, मेरे कार्य से करना। लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का महान उदारक की संज्ञा दी थी। रिपन के कार्यकाल के दौरान हुए गए कार्य कौन का? पहला, प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब होता है? 1881 में। प्रथम जनगणना नियमित होता है, वो भी 1881 में ही होता है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट वो 1882 में होता है। हंटर कमीशन का गठन ये भी 1882 में होता है। हिल्बर्ट बिल होता है 1883 से 84 में। और अकाल संहिता यानी फेमिन कोड होता है 1883 में। अगला प्रश्न क्या है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? तो किसको दिया था अकबर ने? आंसर बनेगा बी, रामदास को दिया था। रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। रामदास ने अकबर से जमीन प्राप्त पर जो है अमृतसर नगर शहर बसाया था, जहां पर एक प्राकृतिक तालाब था। गुरु रामदास ने अपने पुत्र गुरु अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु पद को पैतृक पद बना दिया।
गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब में हरमंदिर साहब की स्थापना किया। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। अमृतसर के जो है हर मंदिर के सोना का आवरण महाराजा रंजीत सिंह ने लगवाया था। अगला है कि कपास की कृषि के लिए कौन सा मृदा सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मृदा? वो काली मृदा है। आंसर बनेगा सी, काली मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं। भारत के कपास के पौधे के मूल स्थान माना जाता है। दक्कन पठार के जो है सुसक्तर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह खरीफ फसल है। यह एक क्या है? खरीफ फसल है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र कपास के एक मुख्य उत्पादक राज्य है। अगला देखें कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दल बदल से। आंसर बनेगा राइट आंसर ए, दल बदल कानून से संबंधित है। उल्लेखनीय 10वीं अनुसूची में है यह 52वां संविधान संशोधन। इस संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम कब होती है? 1985 में होती है। इसके द्वारा जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु की सीमा जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान की संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला देखिए, भारत में संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आंसर सी बनेगा। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट पर विचार करती है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बहुत सारे नियुक्त किए जाते हैं, है ना। जैसे हो गए प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च मुख्य न्यायाधीश, है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये लोग सब नियुक्त किए जाते हैं। फिर निर्वाचन आयोग, फिर यूपीएससी के अध्यक्ष, ये लोग नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं जो राज्य के होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अगला है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान, तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। यह योजना कब आता है? 2001 में आता है। पढ़े भारत बढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रव्यापी उप कार्यक्रम है। 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21 के क में मिला है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में होता है। अनुच्छेद 45 के विषय में वस्तु में बदलाव किया गया और प्राथमिक शिक्षा के अनुच्छेद 21 के क के तहत मूल अधिकार बनाया गया। 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 के क में 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। जो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? शिक्षा। अगला क्या है? चीन के राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? चीन के राष्ट्रपति किसे कहते हैं? आंसर ए बनेगा डॉक्टर सन यात सेन को। आंसर ए बनेगा डॉक्टर सन यात सेन। चांग कोई शेक के केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली थी। रूसी क्रांति के प्रमुख जो थे आधार मजदूरों को बनाया गया था, वही चीनी क्रांति का प्रमुख आधार किसान बने। अगला है बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? किस देश से मिला था? तो आंसर बनेगा सी, पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। कब मिला? 1971 में। 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया। 26 मार्च को बांग्लादेश जो है स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा बताइएगा। न्यू शेकेल। आंसर ए बनेगा। नेसेट जो है इजराइल की क्या है? सांसद का नाम है। बेथलहम इजराइल का नगर है जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। काहेन चाय जो है इजराइल की आतंकवादी संगठन है। जेरूसलम शहर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों की पवित्र भूमि है, इसी के लिए अभी वहाँ पे चल रही है। समझिए तो तीसरा विश्व युद्ध चल रही है। इजराइल की स्थापना जो होती है कब? 1948 में फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप होती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बौद्ध
ग्रंथ जो है ललित विस्तार में कितने किताबें लिपियों का उल्लेख है? कितना है? तो आंसर बनेगा सी, 64 है। ललिता विस्तार महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक जो है बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो आर्टिकल यह है अनुच्छेद 40। आंसर बनेगा ए, अनुच्छेद 40 है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 40 को गांधीवाद दर्शन माना जाता है। अनुच्छेद 243 के क से लेकर 9 तक ग्राम पंचायत से संबंधित है। वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। आंसर सी बनेगी। इसकी शुरुआत होती है 2014 में, 28 अगस्त को शुरू होती है। इसमें 40 करोड़ खाता खोला गया और एक क्रांति का सम्मान है ये। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया। सुकन्या समृद्धि 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। अगला है विकासशील देश में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। तो आंसर बनेगा बी, 1977 में। राइट आंसर बी बनेगा 1977 में। विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 में होता है। परिणाम स्वरूप 1977 में IFAD की स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का उद्देश्य जो है खाद्य उत्पादन, भंडार एवं वितरण को बढ़ावा करना। अगला प्रश्न है वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बी बन जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर गुलाब चंद कटारिया है। गुलाब चंद कटारिया है। नागालैंड के एन गणेशन है। महाराष्ट्र के रमेश बैस है और बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो कौन जीते हैं? आंसर बनेगा बी, संजीव। आंसर बनेगा बी, संजीव जीते हैं। और इनकी पुस्तक कौन थी? मुझे पहचानो, है ना। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए बद्री नारायण ने जीता था। इनकी कृति थी तुमड़ी के शब्द। अगला प्रश्न देखें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? तो आंसर बनेगा सी, भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और इसका मुख्यालय आप बताइएगा थोड़ा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। अभी वर्तमान में 2023 में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा के अध्यक्ष पद इस पे आसीन है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आंसर डी बनेगा। प्रतिरोध का जो तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी होता है और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाला तत्व के नाम बताना है आपको। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। आंसर सी बनेगा। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग बेकरी उद्योग तथा अग्निशामक में किया जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। एप्सम लॉन का सूत्र क्या होता है? MgSO4 × 7H2O होता है। हरथोथा का सूत्र रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 × 7H2O होता है। बेकिंग सोडा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है। अगला प्रश्न क्या है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मानक जैसी संरचनाएं को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग बीजाणु। आंसर ए बनेगा। क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो आंसर बनेगा डी, जनरेटर। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जनरेटर है। विद्युत जनित
विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित जो है माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुप्रयोग किया जाता है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर द्वारा सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, मानव शरीर में लवणों की परिवहन डैश के द्वारा होता है। यह होता है रक्त के द्वारा। आंसर बी बनेगा, रुधिर के द्वारा होता है। और रुधिर के कार्य बहुत सारे हैं। जैसे रुधिर का काम क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना। रुधिर को प्लेटसेस कनिकाय स्थान या घाव को जो है रुधिर का थक्का बनकर उसकी रक्षा करता है। और श्वेत रुधिर जो होती है कनिकाएं, उस शरीर में मृत कोशिकाओं के मलबे का भक्षण करके उनसे एकत्र होने से बचाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो नेक्स्ट जो खंड आता है हम लोग का विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान की वातावरण। देखिए क्या है कि श्रवण बाधित छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक उपकरण आवश्यक है? कौन है? तो आंसर बनेगा डी, संचार बोर्ड। कौन सा है? संचार बोर्ड है। आंसर डी बनेगा। योजना आयोग एवं विकलांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार वह व्यक्ति बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो। अगला प्रश्न देखिए, मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? यह राज्य था तमिलनाडु। आंसर ए बनेगा, तमिलनाडु। मिड डे मील उद्देश्य जो भारत सरकार 1995 में राष्ट्रीय स्कूल भोजन का कार्यक्रम मिड डे मील स्कीम की शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सरकारी अनुदानित विद्यालयों के कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों के पोषण में सुधार करना। यह विद्यालय उपस्थित और स्कूल के बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है। क्या कहलाता है? वह कहलाता है पोर्टोफोलिया। आंसर बनेगा डी, पोर्टोफोलिया कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारत निर्माण और शब्दावली बढ़ाने और उच्चारण में सुधार करने में मदद करता है साहित्यिक क्रियाकलाप से। आंसर बनेगा सी, साहित्यिक क्रियाकलाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तु के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? वह आती है मृत संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन है? तो आंसर डी बनेगा। यहाँ पे विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग होते हैं। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या है कि आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य है क्या? तो आकलन का उद्देश्य है अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि होना। आंसर प्रतिपुष्टि देना। आंसर सी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को डैश करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। आंसर बी बनेगा। डैश की जिम्मेदारियों से प्रभावी शिक्षा संभव है। किसके जिम्मेदारी से? तो आंसर बी बनेगा यहाँ पे, विद्यालय, परिवार और समाज। आंसर राइट आंसर बी होगा। अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिकता संस्थाएं कौन है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, परिवार एवं पास पड़ोसी। आंसर डी बनेगा, परिवार एवं पास पड़ोसी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य की भूमिकाएं और कर्तव्य है? तो कौन सी है? आइए देखते हैं हम लोग। विद्यालय विकास योजना कार्यक्रम तैयार करना, बिल्कुल सही है। विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय लाना, ये गलत है। विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय लाना नहीं, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को व्यवस्थित और रख रखाव करना, ये बात सही है। यानी आंसर क्या बना हमारा? राइट आंसर सी, 1 और 3 सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए क्या है, कार्य शिक्षा से हाथ
और मस्तिष्क में समन्वय का लाभ मिलता है। बिल्कुल सही है। अधिगम की प्रक्रिया में कार्य शिक्षा अनिवार्य और महत्वपूर्ण कारक है। ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें तो सामाजिक विकास के संदर्भ में लोगों और उनके मामलों के बारे में ज्ञान को कौन सा शब्द दिया गया है? कौन सा शब्द दिया गया है? सामाजिक संज्ञान दिया गया है। सामाजिक संज्ञान, आंसर बी बनेगा। अगला है चिल्ड्रंस माइंड्स पुस्तक किसने लिखा है? चिल्ड्रंस माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखी है मार्गरेट डोनाल्डसन। आंसर बी बनेगा, मार्गरेट डोनाल्डसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे सिद्धांत के अनुसार शिशु का पर्यावरण के साथ प्रारंभिक संबंध डैश होता है। क्या होता है? शुरू होता है ना। एक और दो दोनों शुरू भी होता है और सरल प्रतिवर्तों के मध्य से होता है, माध्यम से होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाइगोत्स्की का कहना है कि एक बच्चा भाषा कार्य की विकसित करने में 3 अवस्थाएं से आगे बढ़ता है। उनमें से कौन सी उन अवस्थाओं में से एक नहीं है? कौन नहीं है? नकारात्मक भाषण। आंसर बी बनेगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सही नहीं है बताइए। तो आंसर क्या बनेगी? राइट आंसर हमारा ए बनेगा। यहाँ पे जेंडर असमानता परिवर्तनशील नहीं है, आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, माता पिता और शिक्षक अक्सर अपने बच्चों को अधिगम कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पुरस्कृत करते हैं। यह अभ्यास एक छात्र में निम्नलिखित में से किस प्रेरणा को उत्तेजित करता है? तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे बाहरी प्रेरणा को, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा, बाहरी प्रेरणा। अगला है कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सही है? तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चिंतन क्या करता है? भाषा का निर्धारण करता है। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सही है? कौन सा कथन सही है यहाँ पे? तो आइए हम लोग कथन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट निकल रहा है। स्कूल में जो पहली भाषा सिखाई जानी चाहिए वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषी होनी चाहिए, बात तो सही है। द्वितीय भाषा के संदर्भ में हिंदी भाषा, राज्य में अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भाषा पढ़ाई जा सकती है, ये भी सही है। यानी आंसर निकल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जागरूकता को अनदेखा करना। तो आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अधिगम प्रयोगात्मक होनी चाहिए, आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट है कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? यह किस पे आधारित है? तो यह जो आधारित है लेव वगोत्स्की और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे आधारित है, आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करते हैं, डैश सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचना से जोड़ते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा स्कीम सिद्धांत, आंसर बनेगा स्कीमा सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करते हैं, आंसर सी होगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है कि अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुष को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? इससे क्या चिन्हित होता है? तो इससे चिन्हित होता है जेंडर रूढ़िबद्धता, आंसर बनेगा बी।
देखिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लड़की और लड़के के बारे में बनाई गई असमानता तथा एक तरफ धारणा लड़कों एवं पुरुषों को लड़कियों एवं औरतों से अधिक महत्व देता है। यह सामाजिक धारणा एवं व्यक्तिगत व्यक्तियों के विचार एवं लैंगिक रूढ़िवादिता रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है ना। जेंडर रूढ़िवादिता समाज को पुरुष प्रधान बनाने के साथ ही स्त्री की शिक्षा सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करता है। तो आंसर यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, या फिर डी भी हो सकता है, जेंडर समरूपता भी हो सकता है। तो बी और डी, तो सबसे पहले बी दिया है तो हम बी को करेक्ट करेंगे। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।